हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ फिर से कि आपकी स्कूल मैथमेटिक्स स्कूल लेक्चरर की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी आपकी, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लाया हूँ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा अगर सिंप्लेक्स मेथड का लॉन्ग सवाल वैसे तो आएगा भी नहीं, और आएगा तो भी हमें से ट्राई नहीं करना है क्योंकि काफ़ी टाइम टाइम टेकिंग टॉपिक है ना। तो इसकी आप आज मैं सिर्फ थ्योरी लेकर आया हूँ कि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ। ठीक है, उसके बाद देखूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आऊँ जिसमें कि ट्रिक्स लग सके, जिससे कि आपका टाइम बच सके। बाकी हम लॉन्ग क्वेश्चन इसके नहीं अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड क्या था, इसको जो लेके आया प्रपोज किया था बाय जॉर्ज डेंटजिंग ने किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना यूकेपीएससी एएसओ में आया था। सिंप्लेक्स मेथड किसने डिस्कवर किया था, तो जॉर्ज डेंटजिंग ने किया था। ठीक है, 1946 में किया था। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका जो यूज़ किया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था, वो भी कॉन्वेक्स फिजिबल रीजन में। ठीक है, इट वर्क टूवर्ड द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द कॉर्नर पॉइंट ऑन द फिजिबल रीजन। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट्स में काम करता है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स के रीजन का सॉल्यूशन निकालने का होता है। ठीक है, तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी होती है, जो सॉल्यूशन आपको करना होता है सिंप्लेक्स मेथड में, उस पर हमेशा जेड क्या होना चाहिए, शुड भी मैक्सिमम होना चाहिए। जो जेड है वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि राइट हैंड साइड जो ऑफ कंस्टेंट होगी वो मस्ट भी नेगेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जो राइट हैंड साइड होती है ना, x1 प्लस x2 इस तरह से होता है। जो राइट हैंड साइड के वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो फिर ये नहीं लिख पाएगा। और ऑल कांस्टेंट मस्ट बी इक्वलिटी फॉर्म, सारे जो कांस्टेंट होते हैं उसको आप इक्वलिटी फॉर्म में लाते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर आप लेके आएंगे स्लैक वेरिएबल यूज़ करके, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और ऑल डिसीजन जो भी आपके डिसीजन वेरिएबल है, मतलब x1 x2, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। हम नेचुरल कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिंपलेक्स मेथड में हम करते हैं क्या। टाइप वन क्या होता है, व्हेन ऑल कंस्टेंट इज लेस देन इक्वल टू फॉर्म। अगर सारे कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू फॉर्म के हैं तो हम सिंपलेक्स मेथड यूज़ करते हैं। और अगर कंस्टेंट एटलीस्ट एक भी कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू वाली फॉर्म में हो गया तो हम मेथड यूज़ करते हैं टू फेस मेथड या बिग एम मेथड। ठीक है, बिल्कुल इसको आप बस को इसकी बिग एम मेथड और टू फेस मेथड की ना आपको थ्योरी पढ़नी है। सवाल इसका हमें वैसे भी नहीं करना क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग टॉपिक होता है। ठीक है, तो अभी आपको कंसीडर द मैक्सिमम प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम कैसे दी जाएगी, एक मैंने एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा मैक्सिमम की फॉर्म में होना चाहिए। इस तरह से आपको अगर कंस्ट्रेंट दिए होंगे तो सबसे पहले आप उसको इनइक्वलिटी की फॉर्म में लाएंगे। इनइक्वलिटी आती है कैसे से, x1 प्लस x2 है ना, इस पर मैं एक स्लैक वेरिएबल जोड़ूंगा x3, जिसको ऐड करके रिजल्ट जो है 2 के बराबर आ गया। ठीक है, फिर देखो दूसरी इक्वेशन है 5x1 प्लस 2x2 लेस देन 10, तो x4 ऐड होगा और इक्वलिटी यूज जाएगी 10। ठीक है, तीसरी इक्वेशन है 3x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 12, फिर मैंने x5 ऐड किया और इक्वलिटी 12 कर दी। ठीक है, इसके बाद आपको सिंप्लेक्स मेथड टेबल बनानी पड़ती है। सिंप्लेक्स टेबल में क्या करते हैं, सबसे पहले z के वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5, क्योंकि x5 तक वेरिएबल है तो z के वेरिएबल ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्स भी आता है। ठीक है, सी बी जो होता है, ये जो आप सबसे पहले सबके कोफिशिएंट डालेंगे। देखिए एक्स वन का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, एक्स टू का 1 था, फिर 1, फिर 0 0 0, इस तरह से टेबल कंस्ट्रेंट बना दोगे। जो आइडेंटिटी के ऊपर के एलिमेंट होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 0, जो आइडेंटिटी बनाते हैं आपके 0 0 1। ठीक है, उसके एलिमेंट, उसके ऊपर के एलिमेंट ये, ठीक है, ये सब इधर आ जाते हैं सी बी में। ठीक है, उसके बाद एक्स बी क्या होता है, जो बेसिक वेरिएबल होते हैं जो आइडेंटिटी बनाते हैं x3 x4 x5। ठीक है, अच्छा याद रखना कि बेसिक वेरिएबल के नीचे हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आता है, जिसे हम जेड जे माइनस आई जे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड का एलिमेंट को बी बोलते हैं। फिर सिप्लेक्स टेबल कंप्यूट कैसे करते हैं, जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जेड जे माइनस सी जे। अब जेड जे माइनस सी जे आप जैसे ही करोगे इसकी मल्टीप्लाई से 1 इंटू जीरो, फिर प्लस 5 इंटू जीरो, प्लस 0 इंटू 3, माइनस ऊपर वाला कर देते हैं माइनस का 5। ठीक है, यही कंसेप्ट हम हर जगह हर कॉलम में लगाते हैं। फिर देखते हैं जो मोस्ट नेगेटिव होगा ना आपका नीचे वाली टर्म का। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमल नहीं है अभी। ठीक है, तो जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू ग्रेटर देन -5 नहीं है। ठीक है, मतलब अगर ये ग्रेटर देन जीरो का तभी ऑप्टिमल होगा। ठीक है, तो जेड जे माइनस सी जे क्या है, लेस देन नेगेटिव आ रहा है, तो आप इस पर आपको एंटरिंग मैटर ढूंढना पड़ेगा और लीविंग मैटर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जेड जे माइनस सी जे को ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या करेंगे, एंटरिंग वेक्टर करने के लिए आप मोस्ट नेगेटिव देखेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव -5 है तो x1 जो हो जाएगा एंटरिंग वेक्टर हो जाएगा। जैसे ही अब एंटरिंग वेक्टर आएगा ना, फिर आप उस पर क्या निकालेंगे, आउट गोइंग वैक्टर। तो आउट गोइंग वैक्टर के लिए आप मिनिमम रेशियो रूल लगाते हैं। मिनिमम रेशियो क्या होता है, बी के एलिमेंट को ना एंटरिंग वेक्टर के एलिमेंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2/1 करेंगे, 10 को 2 5 से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो जो मिनिमम रेशियो रूल लगता है, इस पर कैसा रूल लगता है, मिनिमम रेशियो। तो 2 to 4 आ गया, तो जिसका रेशियो मिनिमम आएगा ना वो एंटरिंग वेक्टर होगा, सॉरी आउट गोइंग वेक्टर होगा। ठीक है, तो आउट इसमें दो कॉमन, मतलब कटाई हो रहा है। अगर टाई हो रहा है तो आप किसी को भी आउट गोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x3 को आउट गोइंग कर रहा हूँ, ऐसे आप x3 को आउट गोइंग करेंगे। फिर आप रो और कॉलम से
लेंगे एक एलिमेंट जो रो और कॉलम का ना कॉमन एलिमेंट होगा। एंटरिंग x1 है, आउट गोइंग x3, तो जो एंटरिंग जो इनका कॉमन एलिमेंट होगा 1 होगा, इसे की एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो उसे 1 बनाते हैं, उससे डिवाइड ही करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 5 होता है तो 5 से पूरी रो को डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पर 1 बनाते हैं, इस 1 की हेल्प से 0 बनाते हैं क्योंकि उसे एक बेसिक वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, फिर इसकी हेल्प से ये 0 बनता है, तो पूरे इस टेबल में आपका वो लगता है। ठीक है, इस पर आपका टाइम लगता है, मतलब ऑपरेशन लगाकर आपको ये 0 बनाना होता है। आपने करा भी होगा BSc में और MSc में भी था ये। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ये 0 1 0 0 बन जाएगा, फिर दोबारा टेबल बनाएंगे और फिर नेक्स्ट ऑप्टिमल कंडीशन निकालेंगे। जेड जे माइनस सी की अगर सारी वैल्यू 0 आ गई ना, जे 0 या 0 से बड़ी आ गई जेड जे माइनस सी की वैल्यू, तो जो आएगा सॉल्यूशन जो आएगा आपका ऑप्टिमल आएगा, और फिर जो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा भी वही आपका सॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है, कराना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका करा दूंगा क्वेश्चन, लेकिन कराने की जरूरत है नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन हमें करने की जरूरत है नहीं। हाँ, अगर आएगा तो भी हम अटैम्प्ट ना करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं इसके आपके करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन ऑप्टिमल आया था जब जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू जो हो जाती है ग्रेटर देन 0 हो जाती है। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपको MCQs कराता हूँ। ठीक है, थ्योरी बेस्ड MCQ लाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड फ्रॉम द ऑप्टिमल टेबल। देखो ये सिंप्लेक्स टेबल दे रखी है, ये x1 है, ये x3 है, ये सॉल्यूशन दे रखा है 3 और 4, मतलब ये B है, फिर यहाँ से x1 x2 x3 x4 आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है 1 मोर इटरेशन इज रिक्वायर्ड, एंड 1 मोर इटरेशन की जरूरत है नहीं क्योंकि जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ रही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा सिंप्लेक्स मेथड टर्मिनेट अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा इसे हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि देखो जो इसका एंटरिंग वेक्टर होगा, देखो जेड जे माइनस सी जे पहले से ही पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मान लेते देखो x1 और x3 तो बेसिक वेरिएबल है। ठीक है, ये तो पहले से ही पॉजिटिव आ गया, तो हो नहीं सकता। अगर ये होगा भी ना तो हम आपसे यहाँ से आउटगोइंग वेक्टर ही निकाल पाएंगे कि ये क्या रहा, दोनों रिजल्ट जो है नेगेटिव है। ठीक है, इसलिए अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सिंप्लेक्स मेथड टर्मिनेट अनबाउंडेड अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो अनबाउंडेड और अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों है, ठीक है, क्योंकि x1 और x3 तो बेसिक वेरिएबल है, 0 है। ठीक है, अब x2 पहले से 0 आ गया, और x2 के अंदर मैं देख रहा हूँ तो सारे एलिमेंट क्या आ गए, नेगेटिव आ गए, क्योंकि x2 के अंदर के सारे एलिमेंट नेगेटिव आ गए और ये नॉन बेसिक एलिमेंट है। अगर जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, अनबाउंडेड अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, जो कि कम कैलकुलेशन वाले होंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ LPP इज 45, कह रहा है LPP की मैक्सिमम वैल्यू 45 है, ऑन एडिंग अ कंस्टेंट द ऑप्टिमल वैल्यू कैन बी, और कंस्टेंट को ऐड करेंगे तो ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, वो लेस देन और इक्वल टू 45 ही होगी, क्योंकि पहले से ही हमें ऑप्टिमल मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रखी है वो 45 मिल रखी है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ जेड जे माइनस सी जे 0 फॉर एटलीस्ट 1 नॉन बेसिक वेरिएबल, किसी भी एक नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए अगर जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू 0 आ जाए तो ऑप्टिमल टेबल ऑफ द प्राइमल देन देयर विल बी, जो ऑप्टिमल टेबल होगा प्राइमल का वो कैसा सॉल्यूशन देगा, डीजेनरेट देगा, अनबाउंडेड देगा, इनफिजिबल सॉल्यूशन देगा या नन देगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन था ना, पहले क्वेश्चन में जो मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे जो नॉन बेसिक वेरिएबल था x1 x3 तो बेसिक था, ये 0 आ गया, क्या आ गया 0। तो इस केस में जब क्या होता है कि नॉन बेसिक वेरिएबल 0 आ जाए ना और बाकी कुछ भी हो, ठीक है, तो जो कंडीशन होती है ना, तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो होता है ना, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो होता है मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट, मे और मे नॉट या तो एग्जिस्ट भी कर सकता है और मे नॉट भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, यही सही आंसर होगा, क्योंकि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल 0 होगा तो अल्टरनेट सोल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर पाया था, क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि जो ये वाली टर्म्स है वो नेगेटिव हो गई थी। ठीक है, इसलिए ठीक है, सारी टर्म नेगेटिव थी। ठीक है, इसलिए वो अनबाउंडेड गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड से रैदर देन कि इतनी कैलकुलेशन वाला सवाल आएगा, इस तरह के सवाल ही आने हैं LPP के। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व बाय। देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल मोर देन 2 वेरिएबल से आ जाते हैं ना, तो हमेशा मेथड जो यूज़ होता है वो सिंप्लेक्स मेथड होता है, तो सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द वेरिएबल इज यूज फॉर ग्रेटर दैन इक्वल टू, देन इसको जो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए वेरिएबल यूज होता है उसे सरप्लस वेरिएबल कहते हैं, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, या तो सरप्लस वेरिएबल होता है या बिगम मेथड में हम उसका यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसका कोफिशिएंट जो होता है सिलेक्ट वेरिएबल में वो क्या सिलेक्ट वेरिएबल का वो हमेशा क्या होता है 0 होता है। मैंने अभी बताया भी था, ऊपर जो आइडेंटिटी बनाते हैं ना, ये तो ऊपर जो इनके जो वेरिएबल आते हैं उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट वेरिएबल आर असाइन 0 कोफिशिएंट
सेलेक्ट वेरिएबल आर असाइन जीरो कोफिशिएंट बिकॉज इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन 6 और 7 एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, तो सेवन्थ का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था रोल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द सिंप्लेक्स मेथड। आर्टिफिशियल वेरिएबल का सिंप्लेक्स मेथड में किस यूज होता है? टू ऐड इन फाइंडिंग द इनिशियल सॉल्यूशन। तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में, ठीक है। उसके बाद 9th कह रहा है द मैक्सिमम द कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है हमेशा क्या आता है? -5 होता है, और अगर मिनिमाइजेशन होता है तो +m लेते हैं, ठीक है। तो -m होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ एलपीपी द सिंप्लेक्स मेथड इज टर्मिनेट विल बी, ठीक है। जब सिंप्लेक्स मेथड कब खत्म यूज़ करना, मतलब जो इसके अल्ट्रेशन वाली टेबल समझ लो, जो टेबल बनती है वो कब बन जाती है? अगर सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी जे माइनस जेड जे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इट इज़ द सिंप्लेक्स मेथड द आउट गोइंग और लिविंग वेरिएबल किससे कौन सा मिनिमम रेशो रूल होता है या स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। आउट गोइंग रहने का मिनिमम रेशो रूल होता है, तो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रूल होता है, ठीक है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद कहेंगे टू कन्वर्ट द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन। तो अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। अगर एफ एक्स नॉट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर एफ एक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नोट करता है देन एलपीपी जो मैक्सिमम एफ एक्स की जो वैल्यू होगी क्या होती है? वो माइनस मिनिमम माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 द वेरिएबल यूज्ड फॉर कन्वर्ट आइडेंटिटी, ठीक है। लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में जो वेरिएबल को यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है? उसे हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल, मैंने आपको कराया था ऊपर, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए यूज होता है सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर द पॉजिटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट कन्वर्ट दैम इनटू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है उसको जो यूज़ करते हैं उसको हम स्लैक वेरिएबल ही कहते हैं। 14th क्वेश्चन में भी यही बात कही थी मैंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15th का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा फॉर सिंप्लेक्स मेथड राइट हैंड साइड ऑफ कंस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे, ठीक है। तो इन थ्योरी के क्वेश्चंस को तैयार रखें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंप्लेक्स मेथड में थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन टीचर खुद भी नहीं देगा, उन्हें ही पता है कितने बड़े क्वेश्चन करना आसान नहीं। तो इस तरह के थ्योरी के जो है क्वेश्चन ना, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 द वेरिएबल आर डिटरमाइन इन एलपीपी आर ऑलवेज, जो वेरिएबल होते हैं मतलब x1 x2 x3 मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन सिंप्लेक्स मेथड ऑल वेरिएबल मस्ट भी, जो सिंप्लेक्स मेथड होता है उसमें जो सारे वेरिएबल होते हैं वो मस्ट भी क्या होते हैं? ऑल वेरिएबल जो होते हैं मस्ट भी क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव होता है, बी वाली बात है जो अभी ऊपर बोली थी मैंने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 था द जनरल मेथड बाय फॉर सॉल्विंग एन एलपीपी इज सिंप्लेक्स मेथड। कोई जो जनरल मेथड होता है जो एलपीपी को यूज सॉल्व करने के आता है वो क्या आता है? सिंप्लेक्स मेथड यूज होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ये अगर सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर वाज डेवलप बाय, ये क्वेश्चन यूकेपीएससी के पेपर का ही क्वेश्चन है, एएसओ के पेपर में आया था, ठीक है, यूकेपीएससी एएसओ में। तो इसका नाम है जॉर्ज डेंटजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सिंप्लेक्स मेथड इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर जनरल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म या ड्यूल ऑफ द एलपीपी या ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो वैसे जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी के लिए सिंप्लेक्स मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ऑल्दो ये ड्यूल फॉर्म को भी निकाल लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप सिंप्लेक्स मेथड से, लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इन ईच टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड डेल जे, जो आपको जेड जे मैंने सी जे बोलता है, और बेसिक वेरिएबल, जो बेसिक वेरिएबल के जो डेल जे होते हैं ना, ठीक है, जो नीचे वाली टर्म्स होती है जो सबसे लास्ट टेबल में बनती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है? बेसिक वेरिएबल की टर्म्स जो होती है 0 होती है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 23, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इफ़ एक्स जे इज़ द बेसिक वेरिएबल इन सिंप्लेक्स टेबल देन द रिलेटिव कॉस्ट, तो आपको पता है कि जेड जे बेसिक वेरिएबल की जो कॉस्ट होती है जेड जे माइनस सी जे वो कितना होता है? हमेशा 0 होता है, वो मैंने आपको ऊपर ही बता रखा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में रिपीट हो गए क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है।
ये होगा आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अगर इफ ऑल द एलिमेंट्स इन द कॉलम ऑफ इनकमिंग वेक्टर ऑफ द सिंपलेक्स टेबल आर नेगेटिव, अगर सारे एलिमेंट जो है सिंपलेक्स टेबल के इनकमिंग वेक्टर के नेगेटिव हो गए ना, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या बनता है, अनबाउंडेड बनता है। क्या बनता है, अनबाउंडेड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितने फ्रेंड्स मैंने आपको आज थ्योरी के क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट से के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता दूं, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, ठीक है। और देखो मैथ्स की जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, अभी मैंने मॉक टेस्ट 1 आपको करा रखा है पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट का, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने करा नहीं है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है वो, ठीक है। इसके बाद मॉक टेस्ट सेकंड भी पैरेलल आपका चलता रहेगा और एलपीपीपी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका, मैं आज आज ही शाम को या कल सुबह तक आपका मॉक टेस्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट डाल दूंगा। 6+50 या 75 क्वेश्चंस कराने की सोच रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को जितना लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को, उतना बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी, थोड़ा इंटरेस्ट मेरा भी बना रहेगा और मोटिवेशन मिलती रहेगी चैनल के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू।